नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में एक बार फिर से किसानों की बात करेंगे, किसानों के हर उस पहलू को छूने की कोशिश करेंगे। आज ये भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में, या यूं कह लीजिए कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसी कोई भी तस्वीर देखने को क्यों नहीं मिली जहां हम ये कहें कि देश का किसान, उसका हाल, उसकी स्थिति, तमाम चीज़ें बदल रही हैं। आज बेबाक में गहराई से आपको बताएंगे कि सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन कौन सा रहा है, विश्व में किस तरीके से किसानों का आंदोलन हुआ है और भारत में किसानों की स्थिति सुधर क्यों नहीं रही। चलिए शुरुआत करते हैं। बेबाक की अपनी पहली रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे किसान आंदोलन का इतिहास किस तरीके से है, कब कब किस किस तरीके से किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा, कब कब सरकार की नींद तोड़ने के लिए किसानों को एकजुट होना पड़ा, कब कब सरकार के खिलाफ किसानों को आवाज बुलंद करनी पड़ी। इतिहास कोई नया नहीं है। देश में अलग अलग दौर और समय पर किसानों ने कृषि नीतियों में बदलाव लाने के लिए आंदोलन किए हैं, जिससे किसानों के हालात को सुधारा जा सके। लेकिन मौजूदा दौर में सरकार और किसानों के बीच गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के इतिहास पर नजर डालें तो साल 1917 में अवध में सबसे बड़ा और प्रभावशाली किसान आंदोलन रहा, जिसने साल 1919 में जोर पकड़ लिया और 1920 तक आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया। वहीं चंपारण सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा और बरदौली में किसानों का भी सत्याग्रह आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन नेता शामिल हुए। वहीं 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश लेकर आई, जिसके खिलाफ देश भर के किसान सड़क पर उतर आए थे। मोदी सरकार ने इस अध्यादेश को लोकसभा में पास भी करा लिया था, लेकिन किसानों का आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सरकार को महीनों धरने पर बैठे रहे। इस दौरान तमिलनाडु के किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और अपना मलमूत्र तक पीने को मजबूर हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इन किसानों के प्रदर्शन में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी द्वारा आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म हुआ। वहीं साल 2018 में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल किसान क्रांति यात्रा निकाली। इस दौरान किसानों की मांग गन्ना बकाया से लेकर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने सहित कई मांग शामिल थी। वहीं सरकार से आश्वासन मिलने के बाद किसान लौट गए थे। वही बात मौजूदा दौर की करें तो केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध आज देश भर का किसान कर रहा है और अलग अलग राज्यों। मौजूदा दौर में जो किसानों की स्थिति है, ऐसा नहीं है कि किसानों की स्थिति बहुत अच्छी रही हो और अचानक से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई हो। हिंदुस्तान का इतिहास ये बताता है कि लगातार कोशिशें की गई, लेकिन उन कोशिशों का वो रंग देखने को नहीं मिला जो किसान चाहते हैं, जो देश चाहता है, क्योंकि आज भी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी किसान परेशान है, बेहाल है। सर्द रातों में सड़कों पर सोने को तैयार है। खेतों से चलकर दिल्ली पहुंचे ये किसान सियासतदानों तक अपनी बात पहुंचाने के हकदार हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है जनाब, जहां दूसरों का पेट भरने के लिए खेतों में दिन रात लगे रहने वाले किसान के लिए खेती करना अभिशाप है। अब ऐसे में एक ही सवाल है, देश में किसानों की दुर्गति का कौन जिम्मेदार है? ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए देश की सरकारों ने कुछ नहीं किया। बात करें देश के दूसरे प्रधानमंत्री से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, तो सभी ने किसानों को विकसित करने के लिए हर रणनीति पर काम किया, लेकिन फिर भी देश के किसानों की हालत जस की तस बनी हुई है। लाल बहादुर शास्त्री वही शख्स थे जिन्होंने दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय
किसान, जय हिंद। वहीं देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी किसानों का मसीहा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने किसानों के हित की खातिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद कर उत्तर प्रदेश में राजनीति की लंबी पारी खेली थी। देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। खेती की पैदावार बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी सच्चा किसान हितैषी कहा जाता है, क्योंकि भारत में किसान के ब्याज का बोझ कम करने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही जाता है। वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का ऐलान किया था, जिसके लिए कई योजनाएं लाई गई और 3 नए कृषि सुधार कानून भी लाए गए, जिनका विरोध आज देश का हर किसान कर रहा है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बेशक भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की मौजूदा हालत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि दशकों से देश के सत्ताधीश किसानों का मसीहा बनने का दम भरते रहे हैं और वहां खेतों में किसान मरते रहे हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। किसानों की सवारी यानी कि ट्रैक्टर, ट्रैक्टर यानी कि किसानों की पहचान। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में ट्रैक्टर किसानों की एक पहचान है। आइए आपको रूबरू कराते हैं विश्व के उन आंदोलनों से जहां पर ट्रैक्टर खेत को छोड़ सड़कों पर आए और सत्ता तक, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। नए कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस पर किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली, लेकिन देखते ही देखते ये ट्रैक्टर परेड हिंसक हो गई। जगह जगह तोड़फोड़ की गई, वहीं जमकर उत्पात मचाया गया। हालांकि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किसानों ने कई बार ट्रैक्टर परेड निकाली है और जगह जगह घेराव भी किया है। जर्मनी के बर्लिन में 40,000 किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, जिससे रास्ते तक ब्लॉक हो गए थे। वहीं नीदरलैंड्स में किसानों ने ऐसा ट्रैक्टर मार्च किया था कि 1000 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिसके चलते आम नागरिकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। नीदरलैंड में अक्टूबर 2019 में किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए ट्रैक्टर परेड निकाली थी। दरअसल सरकार ने नाइट्रोजन उत्सर्जन कम करने के लिए मुर्गियों और सुअरों की संख्या घटाने का आदेश जारी किया था। मुर्गियों और सुअरों की संख्या घटाने को लेकर 2000 किसान ट्रैक्टरों के साथ डच हाईवे पर निकल गए थे। वहीं किसान राजधानी द हेग की तरफ जा रहे थे। इससे हाईवे पर करीब 1000 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिसके कारण रास्ते में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई और 2 किसानों को गिरफ्तार भी किया गया था। अगर बात फ्रांस की करें तो फ्रांस के पेरिस में भी सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था। किसानों का कहना था कि हाईवे को तब तक जाम रखा जाएगा जब तक राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनकी मांगे सुनने के लिए राजी नहीं हो जाते। वहीं पेरिस रिंग रोड का नजारा भी दिल्ली बॉर्डर जैसा था। किसानों ने टेंट लगाए थे और सर्दी से बचने के लिए आग जला रखी थी। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि ऐसे हालात में राष्ट्रपति और किसान के बीच बातचीत मुमकिन नहीं है। जर्मनी के बर्लिन में नवंबर 2019 में 40,000 किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालकर सरकार की नई कृषि नीति का विरोध किया था। प्रदर्शन में करीब 8,600 ट्रैक्टर थे। ये काफिला 10 किलोमीटर लंबा था। रास्ते ब्लॉक होने के कारण शहर थमसा गया था। वहीं आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फरवरी 2020 में सैकड़ों किसान
ब्रसेल्स की सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने यूरोपियन काउंसिल का दफ्तर घेरा था। उनकी मांग थी कि खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई जाए। इस प्रदर्शन में 100 से ज्यादा ट्रैक्टर आए थे। विरोध दर्ज कराने के लिए यहां बेल्जियम के अलावा आयरलैंड, स्पेन और इटली से भी किसान पहुंचे थे। वहीं अगर बात करें आयरलैंड की, तो आयरलैंड के डबलिन में जनवरी 2020 में 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन 24 घंटे तक चला। किसान बीफ के दाम 3.60 यूरो से बढ़ाकर 4 यूरो प्रति किलो करना चाहते थे। इन्हीं सब चीजों के बीच ट्रैक्टर परेड हुई। प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर यहां के किल्डेर स्ट्रीट, मोल्सवर्थ स्ट्रीट, सेंट स्टीफन ग्रीन और मेरियन स्क्वायर पर दिखा। किसानों का कहना था कि वो अपनी फसल और उत्पादों के लिए बेहतर कीमत चाहते हैं ताकि आयरलैंड का ग्रामीण हिस्सा तबाह न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लेकिन इन आंदोलनों से एक नुकसान हिंदुस्तान के राजस्व को भी हो रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसान हो रहा है। इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि यह आंदोलन का एक ऐसा पहलू है जिसे आम हिंदुस्तानी को स्वीकार करना ही होगा। देखिए रिपोर्ट, समझिए कि इन आंदोलन से आर्थिक नुकसान कितना हो रहा है देश को। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने की बजाय और बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को 40 लोकसभा सीटों पर किसान आंदोलन असर डाल सकता है और इसलिए बीजेपी अध्यक्ष ने नेताओं से अपने अपने इलाके में नए कृषि कानूनों पर जनता के बीच जाकर जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। वहीं कृषि कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को बड़ी कीमत चुकानी भी पड़ रही है। राजनीतिक कीमत का एक अंदाजा तो सरकार ने खुद लगा लिया, लेकिन उनके इस फैसले का मौजूदा आर्थिक नुकसान भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई बार दोहरा चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। वहीं सरकार के इस आश्वासन पर किसान भरोसा करने को राजी नहीं और धरने पर बैठे किसानों के अंदर इसी भरोसे को पुख्ता करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI ने इस साल गेहूं चावल की रिकॉर्ड खरीद की। वहीं गेहूं की फसल भी इस बार बम्पर होने की उम्मीद है, जिसकी खरीद मार्च के अंत से शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो सरकार इन नए कृषि कानूनों को लागू करने के लिए फसल ज्यादा खरीद रही है और दूसरी तरफ दाम भी ज्यादा दे रही है, यानी दोगुना नुकसान झेल रही है। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों को भी कई तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल 18 फरवरी को 4 घंटे तक रेल रोकी गई। इससे रेल से सफर करने वालों को परेशानी हुई। रेलवे की माल ढुलाई पर भी इसका असर पड़ा। 4 घंटे रेल रोकने से करोड़ों का नुकसान रेल मंत्रालय को हुआ है। टोल प्लाजा से भी सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। इस आंदोलन की वजह से कई टोल प्लाजा फ्री किए गए। रोजाना 1 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक टोल प्लाजा से 150 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आंदोलन लंबा चला तो बढ़ता जाएगा नुकसान। वहीं आर्थिक नुकसान से ज्यादा राजनीतिक नुकसान बड़ा माना जाता है, जिसके लिए बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इस साल पश्चिम बंगाल, असम सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा 2022 में पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि किसान आंदोलन की वजह से इन राज्यों में उसे कोई नुकसान हो। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हर किसी के जहन में यह सवाल उठता है कि इतने बदलावों के बाद, इतने संशोधनों के बाद, इतनी नीतियों के बाद, इतनी पॉलिसीज के बाद किसानों की स्थिति बदलती क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा गांधी रही हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या इस दोनों के दौरान लगातार जो तमाम और प्रधानमंत्री आए वो हों, किसानों की बात सबने की, किसानों के हित की बात सबने की, नीतियां सबने बनाई, सबने कहा कि उनकी नीति और उनकी नीयत सब किसानों के साथ है। तो आखिर किसानों के दिन बदले क्यों नहीं, अच्छे दिन आए क्यों नहीं? देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसान का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच केंद्र सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि बदलाव किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि आजादी के 73 साल पूरे होने के बावजूद किसानों के हालात कुछ खास बदले नहीं हैं। दरअसल देश की विडंबना रही है
कि सत्ता किसी की भी रही हो, प्रधान सेवक कोई भी हो, हालात किसान के कभी नहीं बदले। और मौजूदा दौर में तो किसान कृषि कानून से इतना डरा हुआ है, ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या इस बात का कोई सबूत है कि चुनिंदा बदलाव की वजह से किसानों की जिंदगियां बदलेंगी। दरअसल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 40% से ज्यादा काम करने वाले लोग खेती से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण भारत की घरेलू आय से जुड़े हाल के कोई आंकड़े नहीं हैं, लेकिन कृषि मजदूरी जो कि ग्रामीण आय का एक अहम हिस्सा है, उससे जुड़े कुछ आंकड़े मौजूद हैं, जिसके मुताबिक साल 2014 से 2019 के बीच विकास की दर धीमी हुई है। भारत में महंगाई दर पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2017 में 2.5% से थोड़ी कम थी, जो कि बढ़कर 2019 में लगभग 7.7% हो गई है। इसलिए मजदूरी में मिले लाभ का कोई फायदा नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2016 के बीच सही मायनों में किसान की आय केवल 2% बढ़ी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनकी आय गैर किसानी वाले परिवार का 1/3 भर है। ऐसे में कृषि मामलों के कुछ जानकारों का मानना है कि किसानों की इनकम नहीं बढ़ी है और मुमकिन है कि पहले से ये कम हो गई है। अगर हम महंगाई को देखें तो महीने के 2000 रुपए बढ़ जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं खेती से जुड़े सामानों की बढ़ती कीमतों को देखें तो बाजार में उत्पादन के घटते बढ़ते दामों को लेकर भी चिंता जरूर होगी। ऐसे में ये बताना भी जरूरी है कि हाल के सालों में मौसम ने भी कई जगहों पर साथ नहीं दिया। कहीं सूखे के कारण किसानों की आय पर बुरा असर पड़ा तो कहीं बेमौसम बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। 2017 में एक सरकारी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक 2015 के मुकाबले 2022 में आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसानों को 10.4% की दर से बढ़ना होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि सरकार को 6.39 बिलियन रुपए का निवेश खेती के सेक्टर में करना होगा। 2011-12 में सरकार का कुल निवेश केवल 8.5% था। 2013-14 में यह बढ़कर 8.6% हुआ और इसके बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई। 2015 से यह निवेश 6 से 7% भर ही रह गया है। साल 2016 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने एक सरकारी सर्वे के मुताबिक 3 सालों में किसानों का कर्ज करीब 2 गुना बढ़ गया था। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से पिछले कुछ सालों में कोशिश की गई कि किसानों को सीधे वित्तीय सहायता दी जाए और दूसरे कदम उठाकर भी मदद की जाए, जैसे कि उर्वरक और बीज पर सब्सिडी और कुछ क्रेडिट स्कीम देना इसमें शामिल हैं। वहीं 2019 में केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 8 करोड़ लोगों को कैश ट्रांसफर से मदद दी जाएगी। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि किसानों को हर साल 6,000 रुपए मदद की जाएगी, जिससे किसानों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या देश का किसान गरीब हो रहा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ विभाग में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तथ्यों के साथ, क्योंकि इस कार्यक्रम में ना इधर की बात ना उधर की बात, बेबाकी से बात। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।